हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूपीएससी एंड एसएससी तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं बुद्धिज़्म के पार्ट 2 के बारे में। तो हमने बुद्धिज़्म के पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था बुद्धिज़्म की अर्ली लाइफ, उनके 4 नोबल ट्रुथ्स और 8 फोल्ड पाथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, महायान और हीनयान के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बुद्धिस्ट काउंसिल गौतम बुद्धा के डेथ के जस्ट बाद शुरू हो गई थी, और जो सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो हुआ था आपके 400 BC में, जो कि किसके अंडर हुआ था? तो अजात शत्रु के अंडर हुआ था, और जिसके प्रेसिडेंट थे आपके महाकश्यप। ओके, फिर ये कौन सी जगह में हुआ था? तो प्लेस था राजगृह। तो राजगृह में हुआ था, जो कि सत्तापानी केव है, वहाँ पे हुआ था। यहाँ पे मिलने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मोटिव क्या था इधर पे मिलने का? तो मोटिव बहुत सीधा साधा और इम्पॉर्टेंट मोटिव था कि जो बुद्धा की टीचिंग थी उसको प्रिजर्व करना। जो उसके सुत्तास थे, बुद्धास टीचिंग को, जिनको सुत्तास भी बोलते हैं, उनको प्रिजर्व करना। और उनको प्रिजर्व कैसे किया जाता था? उनको पिटिकाज में कन्वर्ट करके। तो जो सुत्त पिटिका और विनय पिटिका है वो इस टाइम पे रूल बनाने उनके शुरू हो गए थे। और इसमें क्या था, सुत्त पिटिका को किसने लिखा था? उस टाइम पे सुत्त पिटिका को लिखना शुरू कर दिया था, और वो बहुत ही फेमस डिसाइपल थे। वो उनका नाम था आनंदा। उन्होंने सुत्त पिटिका को लिखा था। और एक और आपके डिसाइपल थे, उन्होंने विनय पिटिका और अभी धम्मा पिटिका को लिखना शुरू कर दिया था। तो ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जिसमें ये सारे डिसीजंस लिए गए थे। फिर आता है आपका बुद्धिस्ट काउंसिल सेकंड नंबर में, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो आपकी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 383 BC में। और इसमें क्या था, इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था डिस्प्यूट को सेटल करना ऑफ विनय पिटिका। तो विनय पिटिका में डिस्प्यूट हो रहे थे उसके कोड ऑफ डिसिप्लिन के लिए। कोड ऑफ डिसिप्लिन जो था उसके लिए इसमें डिस्प्यूट हो रहे थे, तो उसको सुधारने के लिए इसमें इस बुद्धिस्ट काउंसिल को बुलाई गई थी। तो इसमें डिस्प्यूट कैसे थे? जैसे कि सींग में जो था, सींग हॉर्न होती है, हॉर्न में सॉल्ट स्टोर करना, खाना दिन में खाना, दिन के बाद खाना, ऐसे कोई बहुत सारे रूल्स थे जो कि चेंज करने थे। तो उसमें डिस्प्यूट हो रहा था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो प्लेस वैशाली। और किंग कौन थे जिनके अंडर हुआ था? तो किंग थे कालाशोका। और प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे सबा कमी। तो सबा कमी ये प्रेसिडेंट थे। यही आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की डेट क्या है, उसका मेन एम क्या था, प्लेस कौन सी जगह पे हुई, किंग कौन थे उस टाइम पे प्रिसाइडिंग थे, और प्रेसिडेंट कौन थे? तो सबा कमी थे। अब बात करते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल टू 250 BC में हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? तो प्लेस है पाटलिपुत्रा। और किसके अंडर हुई थी? तो एक अंडर हुई थी अशोका के। और इसमें प्रिसाइडिंग प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसमें प्रेसाइडिंग थे मोगली पुट्टा तिस्सा। मोगली पुट्टा तिस्सा नाम से ये प्रेसिडेंसी कर रहे थे, मतलब अध्यक्षता कर रहे थे उस चीज़ की। और वो किंग कौन था जिसने ये शुरू किया थी? तो अशोका थे। और पाटलिपुत्रा प्लेस थी। डेट 250 BC थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का। तो इसमें क्या हुआ था,
इसमें बुद्धा में जो सुत्ताज एंड विनय पिटका थी उसी के ऊपर बात हो रही थी, और अभिधम्मा पिटका जो थर्ड पिटका थी, अभिधम्मा पिटका, उसको इस्टेब्लिश किया गया था इस टाइम पे। तो ये सबसे मेन रीज़न है जो कि इसका स्टार्टिंग हुआ था, जिसकी वजह से अभिधम्मा पिटका जो थर्ड त्रिपिटिका में थी उसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसी के साथ इन सब को, जो ये तीनों पिटिकाएं थी, जो कि कौन कौन सी थी आपकी, सुत्त पिटिका और विनय पिटिका और अभिधम्मा पिटिका, इन सबको बोला गया था त्रिपिटिका। तो इन सबको त्रिपिटिका बोला गया था। और इसमें एक और जो डिस्प्यूट हुआ था इसमें, वो विनय पिटिका का जारी था। तो विनय पिटिका अभी भी डिस्प्यूटेड पिटिका थी, जिसमें कि सारे डिस्प्यूट्स चल रहे थे। अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है इसी बात में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि 72 AD में हुआ था, ये कुंदलवानी कश्मीर में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, कुंदलवानी कश्मीर में। किसके अंडर हुआ था, तो कुषाण जो किंग थे, कुषाण के राजा कनिष्का के अंडर हुए थे। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो प्रेसिडेंट थे इसके वासुमित्रा थे। और इसके जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, डेप्यूटी मतलब उनसे थोड़े छोटे प्रेसिडेंट, वो थे अश्वघोषा। अश्वघोषा एक बहुत ही बड़े फेमस पोएट थे, मैं आपको बताऊंगा, राइटर थे, तो आपको मैं बताऊंगा कि ये कौन थे आगे जाके। तो बुद्धिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इस काउंसिल में दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो रखा गया महायान और एक रखा गया हीनयान। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि महायान और हीनयान होते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नया पेज ले लेता हूँ। तो महायान का मतलब होता है ग्रेट व्हीकल, और हीनयान का मतलब होता है लेसर व्हीकल। तो महायान में क्या क्या था, महायान में था कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धा में यकीन करते थे और उनके आइडल को भी वर्शिप करते थे। तो बुद्धा की वर्शिप तो करते ही थे, प्लस आइडल वर्शिप, उनकी जो मूर्ति थी उसकी भी वर्शिप करते थे। इसमें क्या था, इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब लोग बुद्धा को मानते थे, इंक्लूडिंग तिब्बत एंड ऑल। ओके। और इसमें क्या था, यूनिवर्सल सैल्वेशन की बात करता था। यूनिवर्सल सैल्वेशन मतलब पूरी दुनिया में जो लोग हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, सैल्वेशन, और उनकी दुखों का निवारण होना चाहिए। तो इनका ये था, ये मंत्र पे भरोसा करते थे, मंत्रास पे भरोसा करते थे, और मंत्रा पे भरोसा करते थे। वो भी भाषा क्या थी इनकी, लैंग्वेज संस्कृत। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि उस टाइम पे उनकी लैंग्वेज भी संस्कृत थी। अब बात करते हैं हीनयान की। तो हीनयान की बात करते हैं तो हीनयान को बोलते थे लेसर व्हीकल, जो कि आपको बताया गया है। फिर ये क्या करते थे, ये भी बुद्धा की ही वर्शिप करते थे, लेकिन सिर्फ बुद्धा के डॉक्ट्राइन और बुद्धा की टीचिंग को मानते थे ओनली। उनके आइडल की वर्शिप नहीं करते थे, सिर्फ बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करते थे। बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करते थे, तो बुद्धा के बारे में बताते हैं, और उनके डॉक्ट्राइन्स को फॉलो करते थे, दैट्स इट।
ये वो आइडल वर्शिप में बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। आइडल वर्शिप इनको पसंद नहीं था, बुद्धा की जो आइडल थी उनको वर्शिप नहीं करते थे। और ये कहते थे कि ये यूनिवर्सल सैल्वेशन कहता था, ये कहता था इंडिविजुअल सैल्वेशन। मतलब हर इंसान को अपने आप ही मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी। इसमें यूनिवर्सल, तभी ये ग्रेट व्हीकल कहलाता है और ये लेसर व्हीकल कहलाता है। कि लेसर व्हीकल इसलिए कहलाता है इंडिविजुअली बात करता है और ये यूनिवर्सल बात करता है, इसलिए ग्रेट व्हीकल कहलाता है। और जो आपके हीनयान हैं उसको और भी नाम दिए जाते हैं, जैसे डेफिशिएंट व्हीकल और अबेंडन्ड व्हीकल। तो ये आपके नाम दिए जाते हैं। और हीनयान को किसने सबसे ज़्यादा फैलाया था? तो अशोका ने फैलाया था। अशोका ने इसको फेमस कर दिया था। और इसकी लैंग्वेज संस्कृत हुआ करती थी, जो कि आपकी महायान की थी। लेकिन आपके जो हीनयान की लैंग्वेज थी वो थी पाली। तो पाली लैंग्वेज थी हीनयान की। तो ये था महायान और हीनयान में डिफरेंस। अब बात करेंगे प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस की। कौन कौन से प्लेसेस ऐसे इम्पॉर्टेंट थे जो कि बहुत ज़रूरी थे उस टाइम पे और गौतम बुद्धा से रिलेटेड थे। तो सबसे पहले तो आता है आपका अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश का पार्ट है जो कि गुंटूर जिला में है। ये क्या फेमस किस लिए है? ये फेमस है बुद्धा के ग्रेट स्तूपा के लिए। स्तूपा जो है बुद्धा का वहाँ पाया जाता है। और ये क्या है, मौर्यन टाइम से बुद्धा का स्तूपा है वहाँ पे, जो कि बहुत बड़ा स्तूपा है, इसीलिए ये फेमस है इसमें। ओके, दूसरी बात करते हैं बोध गया की। बोध गया में क्या फेमस है? बोध गया बिहार में है और वहाँ वो रिवर निरंजना के बगल में है। ये क्या है, इसमें बुद्धा को इनलाइटमेंट मिली थी, इसीलिए फेमस है। बुद्धा की इनलाइटमेंट के लिए बोध गया फेमस है। फिर थर्ड आता है सारनाथ। ये एक डियर पार्क है यहाँ पे, जहाँ पे बुद्धा ने पहली स्पीच डिलीवर की थी। डियर पार्क है वेयर बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, धर्मचक्र परिवर्तन, वो यहीं पे किया था। उसके बाद वो पहला उसका सरमन जो है बुद्धा का, वो धर्मचक्र परिवर्तन ही कहलाता है। ओके, फिर आता है कुशीनगर। कुशीनगर तो आपको पता ही होगा। कुशीनगर क्या है? कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, ये यूपी में। ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है, बुद्धा की डेथ साइट है और बुद्धा की डेथ को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ओके, पांचवा श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ है? श्रावस्ती भी यूपी में है। बुद्धा ने यहाँ पे 24 ईयर्स बिताए थे अपने, इसीलिए बहुत फेमस हो जाता है, क्योंकि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा था, जिसको चौत्रमास भी बोलते हैं। चौत्रमास मतलब एक चौत्रमास में एक ईयर होता है। तो 24 चौत्रमास बिताए थे उन्होंने, तो 24 ईयर बिताए थे। आगे आता है राजगीर। राजगीर हमने अभी पढ़ा था। सबसे पहले बुद्धा राजगीर ही गए थे और राजगीर में उन्होंने अपनी बैगिंग स्टार्ट की थी, जिसमें वो अपनी एस्थेटिक लाइफ जी रहे थे, जिसमें वो भिक्षु बन के जी रहे थे। लेकिन और किंग बिंबिसारा जो वहाँ के किंग थे, किंग बिंबिसारा, उन्होंने अपनी थ्रोन दे दी थी उनको। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सातवां है लुम्बिनी। लुम्बिनी तो आपको पता ही है, ये नेपाल में है, कपिलावस्तु में। और ये क्या है? बुद्धा की बर्थ प्लेस है। आगे बात करते हैं नागार्जुन कोंडा। ये नागार्जुन सागर के बगल में है, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये किस लिए फेमस है? ये उस जमाने में 30 बुद्धिस्ट
यूनिवर्सिटीज़ के लिए फेमस है। उस टाइम पे 30 बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती थी और जो लोग थे वो चाइना से आते थे, तिब्बत से आते थे, श्रीलंका से आते थे, तो ये इसीलिए बहुत फेमस था। फिर नवा अजंता केव। अजंता केव किस लिए इम्पॉर्टेंट है? अजंता केव 31 रॉक एडिक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जातक कथाएं लिखी होती थी। जातक कथाएं क्या होती थी? जो बुद्धा से रिलेटेड होती थी, तो वो वॉल्स में डिपिक्टेड होती थी, वॉल्स में लिखी होती थी, तो इसीलिए बहुत फेमस है अजंता केव्स। ये सब बुद्धिज्म से रिलेटेड और किसी से नहीं है। फिर अंकोर वाट आता है। अंकोर वाट जो है आपका कंबोडिया में है। ये सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनाया था, सेकंड ने, और ये भी बुद्धास का बहुत बड़ा मंदिर है। नया पेज ले लेता हूं मैं। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की। वो तो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गए थे, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करता हूं। तो मैंने जातकाज बोला था आपको अभी थोड़ी देर पहले। जातकाज हैं क्या? तो जातकाज हैं फोक लिटरेचर। अब फोक लिटरेचर क्या होता है? जो कि टेल्स और पोएम्स बताते हैं, प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा इन पोएट्री फॉर्म। तो पोएट्री फॉर्म में बुद्धा की लाइफ और बर्थ बताते हैं। बुद्धा की बर्थ टेल्स को बताता है जातकाज। फिर आता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का मतलब ही आपको, जातक देखो कथाएं से याद रखना, जातक कथाएं भी होती है। और मिलिंद पन्हे मतलब पन्ने जो पेजेस होते हैं। तो इसमें क्या था? क्वेश्चंस थे। और मिलिंद का मतलब क्वेश्चंस और मिलिंडिया थे। मिलिंडिया एक इंसान था, उसके क्वेश्चंस थे जिसमें डायलॉग बताए गए थे। डायलॉग बिटवीन किस लोगों के बीच में? तो मिएंडर था एक राजा, जो ग्रीक का राजा था, और एक संत, एक मॉन्क, जो इसका नाम था नागसेना। बिटवीन मिएंडर एंड नागसेना। इसीलिए मिलिंद पन्हो में क्या लिखा है? नागसेना और मिएंडर के बीच में जो क्वेश्चंस और डायलॉग्स हुए थे वो बताया गया है। थर्ड, दीप वमसा। अब दीप वमसा, तो दीप और वमसा को हम अलग अलग बताते हैं। दीप क्या होता है? दीप इज अ आइलैंड। वमसा मतलब क्रॉनिकल, तो क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड इसका मतलब हो गया। क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड मतलब आइलैंड के बारे में जो बड़ी कथाएं होती है, अच्छी कथाएं होती हैं, उनको दीप वमसा में लिखा गया है, क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड। अब आइलैंड आप खुद ही सोचिए कि इंडिया से रिलेटेड कोई आइलैंड कौन सा होगा? तो ये इंडिया से रिलेटेड सिर्फ एक ही था जिसमें बुद्धिज्म ने बहुत प्रचार किया था, तो वो है श्रीलंका। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ श्रीलंका दीप वमसा में लिखा गया है। ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, पाली लिटरेचर भी बोलते हैं इसको। अब चौथा आता है महावमसा। अब महा और वमसा, तो वमसा तो क्रॉनिकल रहेगा ही, महा मतलब ग्रेट, तो ग्रेट क्रॉनिकल। इसमें क्या था? इसमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है सेम ऑफ श्रीलंका एंड ऑल्सो नॉट ओनली, मतलब श्रीलंका सिर्फ श्रीलंका की नहीं है, मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ श्रीलंका तो है ही, एंड ऑल्सो किसके हैं? बट होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसीलिए महावमसा कहलाता है, क्योंकि ग्रेट क्रॉनिकल है। श्रीलंका तो दीप वमसा हुआ, लेकिन महावमसा में सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट सबकी कहानियां हैं। फिर आता है महावास्तु। अब महा का मतलब फिर ग्रेट हो गया, जैसे महावमसा था ग्रेट, ग्रेट तो ग्रेट ही रहेगा, लेकिन इसमें इवेंट्स जुड़ गया। वास्तु मतलब इवेंट्स होता है, वास्तु, ठीक है। अब इसमें क्या है? बुद्धा की मिरेकलस लाइफ, उसके बारे में बताया जाता है। मिरेकल चमत्कारी दुनिया जो बुद्धा की थी, और एंड अर्लियर लाइफ के बारे में बुद्धा के बताया जाता है इसमें। फिर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पेपर में पूछे जाते हैं और ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, इसीलिए मैं आज आपके सामने बस पॉइंट्स में लाया हूँ। खुद बहुत समझ के लाया हूँ ताकि आपको
बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, सिर्फ आपको टू द पॉइंट्स नोट्स पढ़ने पड़े। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? यही लिखा था द ग्रेट राइटर अश्वघोषा ने। तो अश्वघोषा ने संस्कृत में लिखा था ये बुद्ध चरित्र, बुद्ध की चरित्र। अब अश्वघोषा कौन था? अश्वघोषा के बारे में जानते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंडियन पोइट थे। ग्रेटेस्ट इंडियन पोइट थे कब? कालिदास से पहले, क्योंकि कालिदास तो बहुत ही ज़्यादा बड़े पोइट माने जाते हैं। उनसे पहले जो थे, बिफोर कालिदास, ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन पोइट एंड फर्स्ट संस्कृत राइटर ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले संस्कृत जो लिखते थे वो यही थे। फिर आता है नागार्जुना। अब नागार्जुना कौन थे? नागार्जुना ने स्कूल ऑफ महायान शुरू किया था। स्कूल ऑफ महायान जो कि बुद्धिज्म के लिए शुरू किया गया था। फिर आता है वज्रपानी। अब वज्रपानी कौन थे? ये बुद्धा की जो जितने भी बुद्धा के लिटरेचर्स, जितने भी चीज़ें थी उसको बचाने के लिए वज्रपानी उनको बोला जाता था कि वज्रपानी क्या है? प्रोटेक्टिव डाइटी है, जो कि बुद्धा के स्कॉलर्स को बताते हैं। तो बुद्धा ऑफ बुद्धा, प्रोटेक्टिव डाइटी ऑफ बुद्धा। फिर आता है बुद्धघोषा। बुद्धघोषा, बुद्ध का घोषा मतलब हो गया वोकल। तो बुद्ध की जो आवाज़ थी वो कौन थी? बुद्धघोषा थी। तो बुद्धघोषा क्या है? ग्रेटेस्ट पाली स्कॉलर। फिर आता है दिन्नागा। अब दिन्नागा क्या होता है? जो बुद्धिज्म के बारे में लॉजिकल बातें बोलते थे वो दिन्नागा थे, फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक। फिर आता है बोधिसत्व, बोधिसत्वा। तो बोधिसत्वा, अब ये बोधिसत्वा कौन थे? जिन्होंने एनलाइटमेंट ले ली होती थी, जिनको पता चल जाता था कि यार एनलाइटमेंट मिल सकती है बाय बोधिसत्वा। तो बोधिसत्वा वो लोग थे जो एनलाइटमेंट पा चुके होते थे, जो कि मतलब जिन्होंने पता चल जाता था कि एनलाइटमेंट ऐसे मिलती है, तो वो लोग होते थे बोधिसत्वा। फिर आता है एक लास्ट मैत्रेय। मैत्रेय के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखा गया है कि वो एक फ्यूचर बुद्धा हैं जो कि जन्म लेंगे, और जो लाफिंग बुद्धा है वो भी इन्हीं से डिपिक्ट किया गया है। तो गाइज ये था आपका सारा पूरा जितना भी रिलेटेड था बुद्धिज्म से। इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलना, क्योंकि इसमें सारे मैंने आपको पॉइंट नोट्स के बारे में नोट्स मैंने खुद बनाए हैं बुक से लेकर, वो भी यूपीएससी की बुक्स और सीजीएल की बुक्स देख के उनसे मैंने नोट्स बना के आपको इतने अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए हैं जो कि पॉइंट टू द पॉइंट्स हैं। आपको एक पेपर से बाहर ये कुछ नहीं आएंगे। तो गाइज अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको इसके पीडीएफ अगर बुक चाहिए, पीडीएफ बुक चाहिए अगर आपको इसी से रिलेटेड, तो आप यूपीएससी एंड एसएससी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।